अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे और उसके थ्रू हम लोग एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि पिवट शुड बी 1। चाहे हमारे पास पिवट जौन सा भी हो, उसको हमने 1 बनाना है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पिवट कौन सा होता है और उसको कैसे अपने 1 में कन्वर्ट करना है। अब जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आप लोगों को दोबारा भी बताऊंगी। उसके बाद है कि अबव एंड बिलो वैल्यूज़ ऑफ द पिवट शुड बिकम 0। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म का जो डिफरेंस है एचेलॉन फॉर्म से वो यही है कि जो एचेलॉन फॉर्म होती है उसमें पिवट से नीचे वाली वैल्यूज़ तो 0 हम करते हैं लेकिन ऊपर वाली नहीं करते। लेकिन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में ये होगा कि अबव एंड बिलो बोथ वैल्यूज़ हम उनको 0 कर देंगे। और यहाँ पे एक और बात मैंने लिखी है कि इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम देन इट कैन बिकम अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो बस ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है और इसको हमने सॉल्व करना है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनानी है ताकि हम x, y और z की वैल्यूज़ निकाल सकें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे जिस तरह हमने पिछली वीडियो में एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए किया था। हम लोग कांस्टेंट्स को नहीं लेंगे सिर्फ और हम कांस्टेंट्स को लेंगे और वेरिएबल्स को नहीं लेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 -3 -2। यहाँ एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हमारे पास 2 -4 -3 8 -3 6 8 और -5। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर पिवट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट रो में पहले हम पिवट आइडेंटिफाई करेंगे। पिवट क्या होता है? पिवट इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द रो। पहली रो का पहला एलिमेंट हम देखें कौन सा है, ये नॉन ज़ीरो है और इत्तेफाक की बात है ये 1 भी है, वरना हमें इसे 1 बनाना पड़ता। अब क्योंकि ये 1 है तो हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि पिवट से नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। अबव तो इसके कोई एलिमेंट है ही नहीं ना। तो अब हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे कि सेकेंड रो में जो ये वाला है ना 2, ये 0 हो जाए। उसके बाद हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे कि ये -3 है, ये 0 हो जाए। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि इसे सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 0 से और ये 0 हो जाए, ऐसे नहीं करना। हमें एक बाकायदा फार्मूला बनाना है और पिवट की मदद लेते हुए हम लोगों ने इनको 0 करना है। तो सबसे पहले हम लोग पिवट वाली रो को तो एज इट इज़ लिख देंगे 1 -3 -2 और 6। अब हम लोगों ने इसको 2 को, अब देखें मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे पास 2 है, अगर हम एक और 2 हम लोग लें +2 -2 करें तो 0 आ जाता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे पिवट जो हमारे पास 1 है ब्रैकेट में लिख भी दें, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना, हमारा आंसर फिर भी 0 आएगा। तो हम यही फार्मूला बनाते हैं। हमारे पास 2 को, ये वाला 2 कौन सा था? ये, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया R2। 2 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये रो 2 है, इसलिए नहीं लिखा कि ये 2 लिया तो हमने R2 कर दिया। रो 2 का एलिमेंट हमने लिया तो R2, ठीक है। माइनस का साइन और 2 क्योंकि हमने ये 2 लिया था जिसके लिए हमें आ रहा है ये 2 0 हो गया था जिसकी वजह से, तो ये 2 आ गया कांस्टेंट। और 1 ये जो पिवट था ये रो 1 का था, ठीक है। तो हम यहाँ R1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम इस फॉर्मूले में इस रो की तमाम वैल्यू में R2 जहाँ जहाँ होगा इनको पुट करेंगे और R1 में ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 है, 2 -2 ब्रैकेट में 1, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब हम -4 R2 में पुट करेंगे और हमारे पास -3 R1 में पुट होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। और जब हम यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे हम R1 की जगह हम -2 पुट करेंगे और R2 की जगह -3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग 8 पुट करेंगे तो आंसर ऊपर 6 है तो ये आ जाएगा -4। इसके बाद अब हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे कि हमारा जो ये -3 है ये किसी तरह से 0 हो जाए, बाकी वैल्यूज चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी बन जाए, बस हमें इसको 0 बनाना है। अब यहाँ मैं डायरेक्ट फार्मूला बना रही हूँ R3। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है अब हम यहाँ प्लस लेंगे
और यहाँ हम 3 ले लेंगे। और हमने पिवट लाजमी ले लिया, जिस पिवट की खातिर हम लोग उनको 0 कर रहे हैं वो हमने लाजमी लेना है। अब हमारे पास पिवट इस टाइम ये है, तो हम इसी को लेंगे R1 में, रो 1 में, तो हमने R1 ले लिया, ठीक है। और अब ये वाला स्टेप हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा पास 0 आ जाएगा। और बाकी एलिमेंट्स ये हो जाएगा -3, 2 और ये हो जाएगा 13। इस फॉर्मूले में जब हमने वैल्यू पुट की तो ये आया। अब पिवट आइडेंटिफाई हो गया, उसके नीचे वाले एलिमेंट्स भी 0 हो गए। अब हमने नेक्स्ट रो में पिवट आइडेंटिफाई करना है और उसको 1 कर बनाना है अगर वो 1 नहीं है, और उसके बाद उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो इधर हमारे पास ये वाली रो, इसमें अब सेकंड रो की बारी है ना। फर्स्ट रो में पिवट आइडेंटिफाई हो गया और नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गया। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो में हम लोग देखें, पहले बाकी रोज तो एज इट इज आ जाएंगी क्योंकि उनका भी काम नहीं है। हमारे पास जो काम है वो है सेकंड रो का। उसमें क्या करना है, हमने पिवट को 1 बनाना है, 0 नहीं बनाना, 1 बनाना है। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सिर्फ पिवट पे नहीं होगा, पूरी रो पे होगा। जैसे कि पहले ये 2 फॉर्मूले पूरी रो पे अप्लाई हुए थे, उसी तरह जब हम पिवट पे जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो भी पूरी रो के ऊपर होगा। तो अगर हम लोग 2 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर 1 आ जाता है, राइट। तो 2 हमारे पास ये कौन सा है, R2 का। तो हमने रो 2 का 2 लिख दिया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कांस्टेंट जिसे हम करेंगे। उसके बाद ये 0 को 2 से डिवाइड करें, आंसर 0 ही आता है। ये 0 आ जाएगा। 2 को जब हमने 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, ये 1/2 आ गया और ये आ गया -4/2 जो कि बनता है, सॉरी -2 लिख देते हैं, -2, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, यहाँ मैंने मैट्रिक्स को दोबारा लिख दिया है और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास सेकंड रो में पिवट आइडेंटिफाई भी हो गया और हमने पिवट को 1 भी बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि पिवट के ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़ को 0 करना है। तो पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को 0 करने के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। पिवट वाली रो एज इट इज आ जाएगी, अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि -3 जो है 0 बन जाए। -3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R1, क्योंकि ये रो 1 में है। अब -3 है तो हम +3 कर देंगे साथ में, और क्योंकि हमने पिवट की मदद लाजमी लेनी होती है तो हमारे पास यहाँ पे पिवट रो 2 में है तो हम यहाँ R1 लिख देंगे। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने अब इस फॉर्मूले में रो 1 और रो 2 की वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। R1 हमारे पास अभी आएगा, एक सेकेंड, यहाँ R1 नहीं है, सॉरी, ये R2 है। अब हमने R1 हमारे पास जब 1 है तो R2 -3 आएगा, उसके ऊपर वाला ही एलिमेंट, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। और ये हम यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे +3 और नीचे इसके 0 है तो ये पूरी वैल्यू तो ऐसे 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम R1 में पुट करेंगे -2 और R2 में पुट करेंगे 1/2, तो हमारा आंसर आएगा -1/2। और जब हम 6 पुट करेंगे और यहाँ -2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह अब हम लोग नीचे वाली रो में लास्ट रो के लिए फार्मूला बनाएंगे। तो अब हमने -3, फिर से बिल्कुल वही फार्मूला दोबारा बन जाएगा, लेकिन R2 की जगह आ जाएगा R3 + 3R2। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 हमारे पास फार्मूले के लिहाज से, ये 0 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। बस हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ R3 की जगह रो 3 की वैल्यूज़ पुट करते गए और R2 में हमने R3 के लिए जो वैल्यूज़ ली थी उसके ऊपर वाली वैल्यूज़ को पुट करते गए हैं रो 2 से लेके। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रो की तरफ आएंगे। नेक्स्ट रो में पिवट को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट रो में पिवट कौन सा होगा, पहला नॉन जीरो एलिमेंट, ये 0 है, ये 0 है, ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो हम लोग बाकी दोनों रोज को एज इट इज लिख देंगे। अब हमने इसको 1 बनाना है। 7/2 जो है ये R3 में है, तो हमने फार्मूला तो बनाना ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे R3। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 से और डिवाइड करें 7 से, यहाँ पे 7/2 है ना, अगर हम इसे कर दें 2/7
तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 0 थे, ये 0 ही रहेंगे। अब ये 1 हो जाएगा और जब हम अब इसको R3 की जगह पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब हम लोगों ने सिर्फ करना है कि पिवट के ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ को 0 करना है, क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ ऊपर ही है। तो अब हम लोग सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ के लिए फार्मूला बनाएंगे और इसको 0। पिवट हमारे पास ये है, इसके ऊपर ये 2 वैल्यूज़ हैं, हम फार्मूला बनाते हैं। पिवट वाली रो एज इट इज़ लिख देते हैं कि उसमें अब कोई चेंजिंग नहीं आनी। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला बनेगा, हम लोग फर्स्ट रो के लिए पहले फार्मूला बनाते हैं। रो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें हम प्लस करेंगे 1/2 और R3, क्योंकि अब हमारा पिवट रो 3 में तो हम R3 लिख रहे हैं। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पर 1 की जगह 0 लिख दिया था, तो अब ये मैंने ठीक कर दिया। इसका वैसे कोई रोल नहीं था, हर जगह इसने 1 ही रहना है, तो इस वजह से क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 0, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग दूसरी रो के लिए फार्मूला बनाते हैं, तो वो फार्मूला होगा R2 प्लस -1/2। तो इस फार्मूले में हम लोगों ने अब वैल्यूज़ पुट करनी है सेकंड रो के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, 1, 0 और -3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास एचेलॉन फॉर्म थी उसमें हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना था, जबकि इधर हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ आ गई हैं। देखें, ये x है, ये y, ये z। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू -3 एंड z इज़ इक्वल टू 2। तो यही डिफरेंस है हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में और एचेलॉन फॉर्म में, कि हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं और हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसको पहले सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, बहुत इजीली से यहाँ ये वैल्यूज़ आ गई, बहुत इजीली उसकी वैल्यूज़ हमारे पास निकल आती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और ज़रूर लाइक करें मेरी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।